नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आरवी क्लासेस पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान ज्योग्राफी के जो अध्ययन कर रहे हैं अपन, उसमें अपन ने राजस्थान की भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं। भौतिक प्रदेश में अपन ने जो पश्चिम मरुस्थल है उस पर कल की क्लास में चर्चा की थी। एक बार अपन थोड़ा सा पिछला रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे का स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले अपने पढ़ा था कि जो भौतिक प्रदेश है वो कौन कौन से, 4: पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। उससे पहले पढ़ा था कि वीसी मिश्रा ने सर्वप्रथम भौगोलिक विभाजन किया था अपनी राजस्थान भूगोल में। 7 प्रकार के थे वो, लेकिन जो ये 4 थे, अपना जो पश्चिमी मरुस्थल है उसका 60, जो पश्चिमी मरुस्थल है जो राजस्थान के कुल भूभाग का लगभग 61.11%, अरावली पर्वतीय प्रदेश है वो 9%, और भाई पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश 6.11%, अरावली पर्वतीय प्रदेश 9%, और पूर्वी मैदानी प्रदेश 23%, और जो दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती पठार है वो 23%। इस भूभाग पर 40% आबादी निवास करती है। इस पे अपन ने पढ़ा था 11%, इस पे 39% और इस पे 10%। इसमें शुष्क या अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। यहाँ पे अपन ने पढ़ा था उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यहाँ पे अपन ने पढ़ा था आर्द्र जलवायु, और यहाँ पे अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। इसके बाद अपन ने पढ़ा था कि यहाँ पे क्या होता है, रेतीली मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पे पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी, और यहाँ पे अपन ने पढ़ी थी काली मिट्टी। उसके बाद अपन ने पश्चिमी मरुस्थल पे विस्तार से चर्चा की थी कि ये किसका भाग है, थार के मरुस्थल का। राजस्थान, गुजरात और पंजाब, इसके अलावा कहाँ पे, पाकिस्तान में भी इसका विस्तार है। राजस्थान में कितना प्रतिशत है, कुल 62%, 3/5 हिस्सा, कितना 2,10,000 वर्ग किलोमीटर टोटल हिस्सा है इसमें। अगर इसके बाद अपन बात करें कि ये जो है सबसे युवा मरुस्थल है, जैव विविधता सर्वाधिक यहाँ पाई जाती है, सबसे धनी मरुस्थल है, सर्वाधिक आबादी यहाँ पे है, आबादी है तो घनत्व यहाँ पे है, घनत्व है तो वर्षा यहाँ होती है। उसके बाद में पश्चिम मरुस्थल को भी अपन ने पढ़ने के हिसाब से 2 भागों में बांट दिया था, शुष्क और इसका निर्माण का बोला था कि टर्शियरी, कौन सा, टर्शियरी या प्लेस्टिनोसिन काल में, उसके प्लिस्टोसिन काल में। उसके बाद में इसकी जो ढाल थी वो थी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। विस्तार का अपन ने बात की थी कि 600 मीटर इसकी लंबाई है, 640 मीटर, लगभग 300 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, और 200 से 300 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। ये सब अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था। उसके बाद अपन ने पढ़ा था शुष्क और अर्धशुष्क। फिर अपन ने पढ़ा था शुष्क मरुस्थल। मरुस्थल को 2 भागों में बांटा था, शुष्क और अर्धशुष्क। फिर अपन ने शुष्क को भी कितने में, 2 में, बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त। मैंने बोला था कि 41.5% तो मुक्त है, 58.5% युक्त है। उसके बाद इसको अपन ने कितने भागों में बांटा था, 4 भागों में, घग्गर का मैदान और शेखावाटी का आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, उसके बाद नागौर उच्च भूमि और लूनी बेसिन। फिर अपन ने पढ़ा था कि जो बालोत्रा, पोखरण, बालोत्रा और इधर बाप, इन तीनों का जो ट्रायंगल बनता है, अपने राजस्थान का मैप बनाया था मैंने यहाँ पे ऐसे, इस प्रकार। ये इधर अरावली आ गई। अब यहाँ का जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, इसको बोला था बालू का स्तूप मुक्त से अपन इसको डिगोड किया था। यहाँ पे ये पोखरण है, लोधी है और बालोत्रा है। पोखरण बाप और
ये बालोतरा, ये जो लोकेशन थी इनके बीच में कौन सा था? कि अब जो जहाँ पे बालों का स्तूप मुक्त मतलब यहाँ पे बालों का स्तूप नहीं होंगे तो कैसे? अगर मिट्टी है तो मिट्टी में तो स्तूप की रचना होगी, कल भी पढ़ा था अपन ने। लेकिन यहाँ पे कौन सा मरुस्थल है? ये पथरीला, और पथरीले मरुस्थल को क्या बोलते हैं? हम्मादा, ये अपन ने कल पढ़ा था। उसके बाद में यहाँ पे 25 से क्या होती है? कम, और इधर 25 से 50, यही पढ़ा था। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था बालों का स्तूप। बालों का स्तूप अपन ने पहला पढ़ा था बरखान। बरखान का अपन ने बनाया था चित्तरे से। ये हवा आएगी, इसकी हाइट 10 से 20 मीटर और 100 से 200। गतिशील है, सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? शेखावाटी में। उसके बाद अपन ने पढ़ा था अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य मैंने बोला था कि जो पवनों की दिशा के कैसे बने? समकोण पर। जैसे पवन की दिशा ये है तो ऐसे काट वाले, उसको अपन ने क्या बोला था? अनुप्रस्थ बोला था। और जो समानांतर बनता है ऐसे, यदि ये पवन की दिशा है और इसी दिशा में क्या बन रहा है? बालू का स्तूप, तो समझ जाना कौन सा है? अपना अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ सर्वाधिक कहाँ पे था? जोधपुर में। अनुदैर्ध्य कहाँ पे था? अनुदैर्ध्य अपना जैसलमेर में। उसके बाद अपन पढ़े थे तारानुमा। तारानुमा के बाद अपन ने पढ़ा था पैराबोलिक। तारानुमा कम से कम कितनी भुजाएं होनी चाहिए थी? 3, और जैसलमेर और श्रीगंगानगर। और पैराबोलिक सर्वाधिक पाया जाता है राजस्थान के सभी जिलों में। ये होता है क्लिप की आकार का, लगभग इस प्रकार के जो बालू का स्तूप होते हैं उनको क्या बोला था? पैराबोलिक। और ये राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। उसके बाद में एक शब्द आया था शीप। शीप बोला था कि जो जब ये बनता है हवा की डायरेक्शन क्या हो जाती है? चेंज। तो ये एक भुजा क्या हो जाती है? बरखान की लंबी, उसी को क्या बोला था? सीप। अगर कोई झाड़ी है और झाड़ी के पास में क्या बन रहा है? बालू का स्तूप, तो वो कौन सा कहलाएगा? सर्ब कापीस। और यदि कोई झाड़ी है और इस झाड़ू की चारों ओर कोई बालू का स्तूप बन रहा है तो वो क्या कहलाएगा? नेबखा। ये अपन ने कल की क्लास में देखा था। आज जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अर्धशुष्क प्रदेश। आज क्या देखेंगे? अर्धशुष्क प्रदेश। अर्धशुष्क प्रदेश अपन ने इसको कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में। पहला भाग था गग्गर का मैदान। दूसरा था आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। तीसरा था नागौर उच्च भूमि। और चौथा था लूनी बेसिन। अगर अपन राजस्थान का मैप देखें और ये इस प्रकार इधर से इतना, और ये यहाँ से क्या आ जाती है अपने? अरावली। इधर के पीछे वाला अपन ने देखा था कि ये क्या है? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। इसके अंदर अपन ने पढ़ा है ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र। भाई इसके बाहर वाला जो क्षेत्र है वो तो है बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, और अंदर वाला क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। ये जो लाइन है अरावली पर्वतमाला, इसको बोलते हैं अपन 50 सेंटीमीटर। 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच का जो क्षेत्र होता है ना, उसको बोला जाता है अर्धशुष्क प्रदेश। पश्चिम मरुस्थल का जो अर्ध 25 से 50 सेंटीमीटर वाला। अब इसको अपन ने कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। ये कौन सा है?
घग्गर का मैदान, दूसरा आंतरिक प्रवाह और लूनी जवाई बेसिन। अगर अपन बात करते हैं घग्गर नदी राजस्थान में यहाँ से प्रवेश करती है हनुमानगढ़ से और इधर करके इधर चली जाती है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है राजस्थान का ऊपर वाला, ये कौन सा हो जाएगा अपना घग्गर का मैदान। दूसरा अगर अपन बात करें तो आंतरिक प्रवाह, कांतली नदी जानते हो जो शेखावाटी में बहती है, यहाँ से निकलती है और ये इधर 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 बह के इधर चली जाती है। ये वाला जो एरिया है इसको नाम दिया गया है, ये जो बीच वाला एरिया है ना, इसको नाम दिया गया है अपने, यहीं से मान लो तुम, तो इसको नाम दिया गया है अपने आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। तो ये हो गया अपना दूसरा। और ये जो नागौर वाला क्षेत्र है, नागौर और ऊपर बीकानेर वाला क्षेत्र, ये उच्च भूमि वाला, इसको नाम दिया गया है नागौर उच्च भूमि। इसको अपन यहाँ से ऐसे भी मिला सकते हैं, है ना, अनूपगढ़ वाला। और ये जो बचा हुआ क्षेत्र है, यहाँ से लूनी नदी निकलती है और ये ऐसे करके यहाँ जाती है, यहाँ से बहती हुई। तो ये लूनी नदी वाला क्षेत्र कौन सा आ गया, चौथा वाला। इस प्रकार राजस्थान के क्या है, भौतिक प्रदेश है। भौतिक अर्थ उसके कितने सब टाइप है, कितने टाइप है, 4। घग्गर का मैदान, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, नागौर उच्च भूमि और जो अपना लूनी बेसिन है वो वाला। अब इन पे अगर अपन बात करें तो एक एक पर क्या कर लेते हैं, विस्तार से चर्चा देख लेना। समझने के लिए मैप सबको याद कर लेना, राजस्थान का मैप सबको आंखें बंद करके भी जिले याद होने चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ है। ये सारी चीजें, ज्योग्राफी पढ़ने का मतलब है मैप आपको पूरा आना चाहिए। अब अर्ध शुष्क प्रदेश के अपन 2 टाइप पढ़ लेंगे आज। जैसे पहला अपन पढ़ते हैं घग्गर का मैदान। तो घग्गर क्या है, नदी है, अंतर प्रवाह की नदी है जो हिमाचल प्रदेश में शिवालिक कालका की पहाड़ियों से निकलती है ना, और राजस्थान में कहाँ के प्रवेश करती है, हनुमानगढ़ में। अर्थात घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र द्वारा निर्मित मैदान, जिसे अपन क्या बोलेंगे, घग्गर का मैदान। अगर राजस्थान का मैप देखें तो राजस्थान के मैप में छोटा सा बना देता हूं मैं यहाँ कॉर्नर में, इस प्रकार से। तो ये वाला जो एरिया है इसको अपन पढ़ रहे हैं आज, है ना, ये वाला एरिया। अब इसमें राजस्थान के 3 जिले आते हैं, 3 जिले, ठीक है। पहला हो गया अनूपगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़। जो घग्गर नदी है अपने, वो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हुई इसमें प्रवेश करके और पाकिस्तान का स्थान है फोर्ट अब्बास, कहाँ जाती है, फोर्ट अब्बास तक जब पानी आता है तब। प्रारंभ में यहाँ पे मरुस्थल था, लेकिन मरुस्थलीय क्षेत्र अब वहाँ नहीं रहा, क्योंकि प्रारंभ में जब मरुस्थलीय परिस्थितियाँ कैसे बदली, वहाँ पे कौन सी नहर लाई गई, गंग नहर, जिससे क्या हुई, सिंचाई। गंग नहर के बाद वहीं से कौन सी नहर निकाली गई, इंदिरा गांधी नहर, और इससे भी क्या होती है, सिंचाई। तो इन दोनों नहरों की वजह से वहां का जो मरुस्थलीय स्वरूप है वो क्या गया, बदल गया। और वर्तमान में जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसका क्या है, सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र है ये।
जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसका सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। इसके बाद में अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो जो घग्गर नदी है इसके किनारे एक सभ्यता का विकास हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल है कालीबंगा, वो भी इसी क्षेत्र में अवस्थित है। उसके बाद में यहाँ पे जो प्रमुख फैक्ट है उसमें जो नाली जो घग्गर नदी का पार्ट है, पार्ट का मतलब प्रवास क्षेत्र, कौन से जिले में? हनुमानगढ़ में। उसको किस नाम से जाना जाता है? नाली के नाम से। और यहाँ पे काठी या बग्गी, जो क्या है? उपजाऊ मृदा है। उपजाऊ क्या है? मृदा। इसको एक और नाम दिया गया है, वो है रेवरिना। अर्थात जो घग्गर का मैदान है, घग्गर नदी के प्रवास क्षेत्र द्वारा निर्मित मैदान है, वहां पे प्रारंभ में मरुस्थल था, लेकिन गंग नहर द्वारा सिंचाई हुई और उसके बाद इंदिरा गांधी नहर, दोनों नहरों से सिंचाई होने की वजह से मरुस्थलीय स्वरूप वर्तमान में पूर्णतः समाप्त होने की ओर है। और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का सबसे बड़ा जो उपजाऊ क्षेत्र है वो घग्गर का मैदान ही है। उसके बाद में यहाँ पे ऐतिहासिक स्थल कालीबंगा इसी नदी घाटी में विकसित हुआ है। और नाली जो घग्गर नदी का प्रवास क्षेत्र है उसको हनुमानगढ़ में नाली के नाम से जाना जाता है। और वहाँ की जो उपजाऊ मृदा है उसको काठी या बग्गी बोलते हैं। और एक और फैक्ट है कि जो श्रीगंगानगर जिला है, राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां अगर कहीं चलती है तो वो यहीं पे चलती है, श्रीगंगानगर में। लगभग 27 दिन चलती है एवरेज, है ना। ये घग्गर के मैदान से रिलेटेड कुछ फैक्ट थे। फैक्ट तो बहुत है, लेकिन अपने जो काम के फैक्ट है वो इतने ही है। कालीबंगा सभ्यता, हिस्ट्री में इस पर आप विस्तार से चर्चा करोगे। और घग्गर नदी, इस पर अपन जब अपवाह तंत्र पढ़ेंगे तब विस्तार से चर्चा करेंगे एक बार और। लेकिन अभी जो मेन चीज है वो ये है कि नाली, काठी, बग्गी और इसके द्वारा कौन से जिले हैं। जिलों की बात करें तो अनूपगढ़, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। एक बार आप सब स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब जो है अपन पढ़ेंगे आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, इसका विस्तार चूरू, झुंझुनू, सीकर और कोचामन डीडवाना का उत्तरी पूर्व विभाग है ना। ये 4 जिलों में इसका विस्तार पाया जाता है। इसमें क्या है कि जो जमीन है, जैसे ये धरातल है, इसके नीचे क्या है? चूने की एक परत है। इसलिए जल यहाँ पे प्रवाह होने की बजाय नीचे परत में प्रवाह होता है। इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के नाम से। इस क्षेत्र की जो प्रसिद्ध नदी है वो है कांतली। क्या है? कांतली। और कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे शेखावत वंशज के शासन किया था, इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं? शेखावाटी के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है, यहाँ पे जो बालू का स्तूप है वो क्या है, ज़्यादा ऊंचे नहीं है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के बदल, जैसे अपना राजस्थान है, पश्चिम एक तो जैसलमेर है, और जैसलमेर से अगर अपन चले सीकर, तो बारिश का जो लेवल है वो क्या होता है, अप होता है इस साइड में। तो जो यहाँ के बालू का स्तूप है उन पर क्या, किसका विकास हो जाता है, वनस्पति का, क्योंकि पानी होगा तो सीधी सी बात है वनस्पति विकसित होगी ही होगी। ठीक है भाई। प्रवाह क्षेत्र, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी है, कांतली, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कुचामन, डीडवाना, उत्तरी पूर्वी कुचामन, डीडवाना। सीकर का जो पार्ट है नीम का थाना, वो भी इसी का भाग माना जाता है। इसमें आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, क्योंकि जो ऊपर जो भूमि है वो तो रेतीली है और नीचे किसकी परत पाई जाती है, चूने की, इस वजह से पानी ऊपर बहने की बजाय कहाँ बहता है, नीचे परत में, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के नाम से। उसके बाद में शेखावत वंशजों ने यहाँ पे शासन किया तो क्या हो गया, शेखावाटी। कांतली नदी का सीकर और झुंझुनू, इन दोनों जिलों में ये बहती है, इसके प्रवाह क्षेत्र को बोलते हैं तोरावाटी। और कांतली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकसित हुआ था, गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ की जो शब्दावली है उसमें एक तो आता है शर, दूसरा आता है जोहड़, और तीसरा शब्द आता है बीड़। क्या आता है, बीड़। शर्त होते हैं, बोलते हैं तालाब को, जोहड़ बोलते हैं मिट्टी के कच्चे कुएं, और बीड़ बोलता है सार्वजनिक चारागाह। ये तीनों शब्द भी यहाँ के जो एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है, लेकिन बीड़ से रिलेटेड एक शब्द है बीहड़, ये यूज होता है निर्मित उत्खात स्थलाकृति। और ये कहाँ पे, अपने राजस्थान में चंबल बेसिन में। ठीक है, इस प्रकार अपन ने आज राजस्थान के जो भूगोल है उसमें अपन ने पहले तो रिवाइज किया, कल जो पढ़ा था उसके बाद अपन ने अर्धशुष्क प्रदेश के दो, घग्गर का मैदान और आंतरिक प्रवाह क्षेत्र पर विस्तार से चर्चा की है। आई होप जितना पढ़ाया आपको सब समझ में आ रहा होगा और आप साथ के साथ रिवाइज कर रहे होंगे। आपका सपोर्ट हमें मेहनत के लिए क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, तो आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। धन्यवाद।